हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सिंध बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है। तीनों कानूनों से किसानों का फायदा नहीं होगा और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और दिल्ली का चारों तरफ से घेराव करेंगे। उनका कहना है कि सरकार धीरे धीरे MSP खत्म करने की साजिश कर रही है। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में हमें 3 बिंदुओं पर दिक्कत है, लेकिन सरकार किसानों को बेवकूफ बनाने में लगी है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से बातचीत टूटी है। किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करें। आप जब भी चर्चा करना चाहें, हम यानी कि सरकार हर तरह से बातचीत के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी बोल चुकी है कि MSP चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि MSP चलती रहेगी। इसके बाद भी अगर MSP को लेकर कोई भी आशंका है तो हम लिखित में आश्वासन दे सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में यह था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदी को लेकर किसानों के आशंकाओं के समाधान के लिए भी हम राजी हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों का दूसरा मुद्दा था कि अपने विवाद निपटाने के लिए SDM को शामिल किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि छोटा किसान होगा, छोटे क्षेत्र का होगा, तो जब वो न्यायालय जाएगा तो वहां समय लगेगा। हम लोगों ने इसके समाधान के लिए भी न्यायालय में जाने का विकल्प दिए। डिप्टी CM के आवास के बाद हुई बैठक के बाद CM मनोहर लाल ने किसानों को लेकर अपनी बात सामने रखी। CM ने एक तरफ जहां आश्वासन दिया कि MSP जारी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि उनकी सरकार जब तक रहेगी तब तक MSP पर कोई खतरा नहीं होगा। दुष्यंत ने कहा कि अगर MSP खत्म होगी तो सबसे पहले पद से इस्तीफा दे देंगे। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक दल लगातार किसानों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा का बेटा वहां जाकर चढ़े तवे पर रोटियां सेक रहा है जो कि जल गई है, जबकि किसानों ने इन्हें अपने आंदोलन में घुसने तक नहीं दिया। OP धनखड़ ने कहा कि ये तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले हैं, लेकिन जब सरकार ने किसानों की सभी मांगें मान ली है, फिर आंदोलन का तर्क कैसे? अब इसे राज्य सरकार कैसे लागू करे? उन्हें आजादी दी गई है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांग एकदम जायज है, सरकार को इन्हें जल्द से जल्द मानना चाहिए। सरकार को एक चौथा कानून लाकर किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर MSP पर खरीद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। हुड्डा ने कहा कि हमने स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। वहीं हुड्डा ने कृषि मंत्री JP दलाल के किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने के बयान की निंदा की और कहा कि JP दलाल को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर चुनिंदा बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने और जनहित का अपमान करने का आरोप लगाया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि नोटबंदी और कृषि कानून जैसे फैसलों से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। सैलजा ने कहा कि ये तीनों काले कानून हैं, सरकार को देश के किसानों की आवाज सुनकर उन्हें तुरंत रद्द करना चाहिए।
कृषि कानूनों पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला के पैतृक गांव वासियों ने ऐलान किया है कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किसानों के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो महापंचायत कर दोनों का गांव में सामाजिक बहिष्कार यानी उनका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला ने चौधरी देवीलाल के नाम पर और बीजेपी के खिलाफ वोट लिए थे, लेकिन आज वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। ऐसे में गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि यदि जल्द ही दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला किसानों के पक्ष में नहीं आए तो सबसे उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। किसानों की ओर से 12 दिसंबर को सभी टोल फ्री करने का ऐलान के बाद सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ के रहोद टोल पर किसानों के लिए टोल फ्री किया गया है। वहीं टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते टोल कलेक्शन में कमी आई है। बता दें कि बीते दिन किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को और तेज करने की बात कही थी। वहीं अब किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल बूथों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने नामंजूर कर दिया है और देश में आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। इसी कड़ी में पिछली 7 अक्टूबर से सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठे किसानों ने भी आंदोलन तेज करने की बात कही है। किसानों ने इसे अपने हक की लड़ाई बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि पक्का मोर्चा पर बैठने वाले तमाम किसानों के पदाधिकारी दिल्ली में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बुजुर्ग ने पक्के मोर्चे को संभाल रखा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कुंडू की अगुवाई में आ रहे किसानों के जत्थे को मेवात पुलिस ने रोका। वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र के किसानों को पलवल तक जाने की इजाजत दी गई। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कुंडू ने बताया कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है वो किसानों के खिलाफ है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अनाज मंडी व्यापार मंडल फतेहाबाद की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए हजारों बोतल पानी और सूखा दूध भेजा गया। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश बहादुर ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्वयं आगे आकर खाद्य सामग्री इकट्ठा कर दिल्ली बॉर्डर पर भेज रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि आने वाले रविवार को फतेहाबाद से सैकड़ों व्यापारी भी दिल्ली बॉर्डर पर अनशन में शामिल होने जाएंगे। किसान आंदोलन का असर मंडियों पर भी दिख रहा है। दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण किसान लोकल मंडियों में सब्जियां बेच रहे हैं, जिसके कारण सब्जियों के दामों में काफी गिरावट आई है। पहले जहां किसान की सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली मंडी में भी डिलीवरी होती थी, वहीं अब किसान आंदोलन के चलते किसान को अपनी सब्जी लोकल मंडियों में ही कम दामों में बेचनी पड़ रही है। अंबाला की सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने आए किसानों का कहना है कि दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण बहुत सारी सब्जियां दिल्ली नहीं जा पा रही हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। किसानों की माने तो सबसे ज्यादा सस्ती गोभी की सब्जी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की नींव रखी। भूमि पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के लोग ये प्रण करें कि हमारे लिए देश की चिंता अपनी चिंता होगी। देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ होगा और देश की अखंडता सबसे पहले होगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर कोई अपने मन में 2047 के लिए संकल्प ले। जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब हम कैसा देश देखना चाहते हैं।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले पर ट्वीट कर नाराजगी जताई है। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर पथराव बताता है कि वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जो सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा न कर सके उसे एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक नगर परिषद का चुनाव लड़ने वालों को चुनाव लड़ने से पहले बकाया देनदारी चुकानी होगी। एडवाइजरी के मुताबिक बैंक, बिजली, नगर परिषद के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में अब चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगर परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वालों को पहले एनओसी जमा करवानी होगी। कुरुक्षेत्र से विधायक सुभाष सुधा ने गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई के निधन पर दुख जताया। विधायक सुभाष सुधा ने गोयल निवास पर पहुंचकर स्वर्गीय विनोद गोयल को श्रद्धा सुमन अर्पित की और परिवार को ढांढस बढ़ाया। इस मौके पर तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर के साथ ही शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कोहरे के कहर को देखते हुए रेवाड़ी सड़क एवं यातायात परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोहरे के चलते सड़कों पर दौड़ते 50% वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर होने के कारण दुर्घटनाओं जो है वो हो जाती हैं और लगभग 350 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में ही चली जाती है। ऐसा ना हो इसलिए ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में बताया कि वो अपने वाहनों पर रेडियम टेप और रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आरसी और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। भिवानी प्रशासन की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने और रिफ्लेक्टर जैकेट बांटने का अभियान जारी किया गया। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। सचिव आरटीए द्वारा रेहड़ी, साइकिल और ट्रैक्टर चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित किए गए। सचिव आरटीए की ओर से चलाए गए अभियान के तहत छोटे वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है। इस दौरान सचिव आरटीए ने वाहन चालकों से कहा कि वो धुंध के चलते वाहनों की स्पीड कम रखें, तेज गति से वाहन न चलाएं, ओवरटेक करते समय किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1400 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 436 और फरीदाबाद में 218 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हिसार में 88 और सोनीपत में 86 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2650 कोरोना मरीजों के मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में अब तक कुल 2,48,079 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1588 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में 65 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक 135 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। बता दें कि पंचकुला में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 93.07% हो चुका है, जिसकी सिविल सर्जन जसजीत कौर ने पुष्टि की। मौजूदा समय में केवल 512 कोरोनाग्रस्त जो सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं पंचकुला में अब तक 176 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि 65 कोरोना संक्रमित मरीजों में से पंचकुला के 64 मरीज शामिल हैं। इन मरीजों में पंचकुला के अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टरों से मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 14 दिसंबर से खोलने का फैसला किया। फिलहाल 14 दिसंबर से सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 3 घंटे तक क्लास चलेंगी। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। इसके संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर भी जारी किया गया है। वहीं 21 दिसंबर से 9वीं और 11वीं के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा।
फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात अकाउंटेंट का नू तबादला किया गया है। दरअसल अकाउंटेंट पर आरोप था कि वो उच्च अधिकारियों के बिना परमिशन और बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के सरकारी खातों से पैसा निकलवाते थे, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पहुंची थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट ने करोड़ों रुपए का घपला किया था। उसी के आधार पर जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने अकाउंटेंट का फतेहाबाद से नू तबादला किया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने एक 45 साल की महिला की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले महिला रेवाड़ी की रहने वाली है। पहले 45 साल की महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। मानवाधिकार आयोग ने महिला की मदद के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, रेवाड़ी जिले के उपायुक्त के साथ साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए महिला तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। नूह के नगीना खंड के गांव जटका सिसौना में एक महिला और उसके 2 बच्चों को जलाकर मारने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला और एक 2 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उसका पति, जेठ और उसके साथ अक्सर मारपीट करते थे और महिला का पति नशा जुआ खेलता था। काफी समय पहले महिला को मार पीट कर भगा दिया गया था। करीब 1 महीना पहले महिला को पंचायत के जरिए इस शर्त पर भेजा गया था कि उसके साथ मारपीट नहीं की जाएगी, लेकिन आरोप है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को मंडी खेड़ा स्थित अल अफिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक महिला के परिजनों का बयान दर्ज कर जांच में जुट गई। यमुनानगर में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की एक ऐसी करतूत सामने आ गई जिससे जानने के बाद लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी ओर दूल्हे पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया, क्योंकि उस पर एक लड़की ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आरोपी दूल्हा मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गांव फिरोजपुर निवासी युवक 2014 में यमुनानगर में कोचिंग ले रहा था। सढौरा थाना की रहने वाली युवती भी कोचिंग लेने आती थी। वहां दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हो गए, दोस्ताना संबंध हो गया। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने बताया कि युवक अक्सर उससे मिलने आता था और शारीरिक संबंध बनाता था। जब उसने परिजनों से मिलवाने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। अपने साथ ये धोखा होते देखकर युवती ने पुलिस को शिकायत दी और दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। फतेहाबाद के शिवनगर इलाके में देर रात दूध डेयरी के संचालक के घर पर पथराव का मामला सामने आया है। डेयरी संचालक के घर पर पथराव का आरोप पड़ोस के रहने वाले लोगों पर लगा है। बताया जाता है कि इस पथराव में डेयरी संचालक के घर की खिड़की के शीशे टूट गए। डेरा मालिक का कहना है कि पड़ोस के लोग लगातार रात 2 बजे दूध लेने के बहाना बनाकर दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने खोला तो दरवाजा नहीं तो घर पर पथराव कर दिया। जब वो घर के बाहर निकले तो पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गुरुग्राम पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 30 नवंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश रेकी करने के बाद लोगों से लूटपाट करते थे। बदमाश हथियार के दम पर सभी वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें कि गिरोह के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपी पर बीते 6 दिसंबर को एक कैब चालक को बंधक बनाकर चाकुओं से गोदकर जान से मारने की कोशिश की थी। इसके बाद ये लोग कैब लेकर फरार हो गए थे। एसपी क्राइम प्रीतमपाल सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी मानेसर की निजी कंपनी में काम करते थे। इन लोगों ने कैब ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे चाकुओं से गोदकर गाड़ी लूटकर फरार हो गए। पंचकुला में युवक ने
एक चाकू से मारकर हत्या कर दी। पंचकूला के सेक्टर 17 के राजीव कॉलोनी में हुए मामूली झगड़े में कुछ युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में से जो है उनसे पूछताछ हो रही है। गोहाना में सोनीपत रोड पर एक बाइक सवार संतुलन बिगड़ने से बड़वासनी के पास नहर में गिर गया। मृतक बाइक चालक की पहचान निर्मल मयूर के नाम पर हुई है, जो कि सोनीपत का रहने वाला था। पुलिस मृतक के शव की तलाश में जुटी है। फिलहाल 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक मृतक का कोई पता नहीं चल पाया है। कैथल के ऋषिनगर से लापता युवक का शव एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। विशाल के पिता सतपाल ने बताया कि वो कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत था। मंगलवार को वो घर से निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी परिजनों को कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने जब पुलिस को इस मामले की सूचना दी तो पुलिस ने फोन के लोकेशन के आधार पर मृतक का पता लगाया। फिलहाल परिजनों की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।